हम सब ने ये सलाह मतलब हजारों बार सुनी होगी, दूसरों की थाली में मत झांको, अपने काम पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया के बीच ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम दोस्तों की तरक्की देख रहे हैं, सहकर्मियों की उपलब्धियां, और ऐसा लगता है जैसे हम अपनी दौड़ भूलकर किसी और की दौड़ में बस ताली बजाने वाले दर्शक बन गए हैं। सही बात है। आज हमारे पास लेखक ब्रेनन कोल की किताब फोकस ऑन यू अंटिल यू विन का एक हिंदी सारांश है। और हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि खुद पर ध्यान दो, बल्कि इस विचार की गहराई में उतरना है। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तुलना करने का मनोवैज्ञानिक जाल है, ये असल में काम कैसे करता है और इससे बाहर निकलने का व्यवहारिक रास्ता क्या है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये मतलब मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा जाल है। अच्छा। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपना नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देते हैं। हमारा मूड, हमारी प्रेरणा, सब कुछ इस पर निर्भर करने लगता है कि कोई और क्या कर रहा है। लेकिन किताब का जो मूल विचार है कि ध्यान सिर्फ खुद पर हो, ये नियंत्रण वापस हमारे हाथों में सौंप देता है। ये एक तरह से प्रतिक्रिया करने वाली मानसिकता से निकलकर सक्रिय रूप से निर्माण करने वाली मानसिकता में आने जैसा है। बिल्कुल। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तुलना का जाल, हम सब जानते हैं कि ये बुरा है, लेकिन हम इसमें फंसते क्यों हैं? सारांश इस पर जोर देता है कि दूसरों की सफलता देखकर हम कैसे भटक जाते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा गहरा। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम असल में उनकी सफलता से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना में बनी उनकी सफलता की एक आदर्श तस्वीर से मुकाबला कर रहे होते हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पर हमें किसी के 20 साल की मेहनत नहीं दिखती, हमें सिर्फ उसकी एक चमचमाती हुई तस्वीर दिखती है। हम उनके संघर्ष को नहीं देखते, सिर्फ उनके परिणाम को देखते हैं। तो ये एक ऐसी दौड़ है जिसे जीतना असंभव है। हाँ, क्योंकि हमारी स्पर्धा असलियत से नहीं, एक भ्रम से है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो हम एक तरह से एक भूत से लड़ रहे हैं, एक ऐसी परफेक्ट जिंदगी की छवि से जो शायद असल में मौजूद ही नहीं है। और इस प्रक्रिया में हम अपनी असली लड़ाई, जो खुद को बेहतर बनाने की है, हाँ, उसे भूल जाते हैं। ठीक यही होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? क्या? ये हमारा आंतरिक कंपास या कह लीजिए दिशा सूचक यंत्र खराब कर देता है। कैसे? हम वो लक्ष्य चुनने लगते हैं जो दूसरों की नजर में अच्छे हैं, ना कि वो जो हमारे लिए सही हैं। कोई दोस्त किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पा लेता है तो हमें भी वही चाहिए, भले ही हमारी रुचि किसी और चीज में हो। मतलब हम अपनी कहानी लिखने के बजाय दूसरों की कहानी की नकल करने लगते हैं। और नकल कभी भी असल चीज से बेहतर नहीं हो सकती। तो ये तो साफ हो गया कि समस्या कितनी बड़ी और मतलब कितनी गहरी है। तो अब समाधान पर आते हैं। खुद पर ध्यान केंद्रित करो, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब क्या है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। ये व्यवहार में कैसा दिखता है? क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया से कट जाएं और एक कमरे में बंद हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन में है। एक्शन में? हाँ। खुद पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है अपने चारों ओर एक फोकस का किला बनाना। फोकस का किला? इंटरेस्टिंग। इसके कुछ व्यवहारिक तरीके हैं। पहला, जिसे हम सूचना परहेज या इंफॉर्मेशन डाइट कह सकते हैं। ओके। जानबूझकर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स, खबरों या लोगों से दूर रहें जो आपको लगातार तुलना करने और अपर्याप्त महसूस करने पर मजबूर करते हैं। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाने का पहला कदम है। मतलब अपनी मानसिक दुनिया के दरवाजे पर एक गार्ड बिठाना। हाँ, जो गैर जरूरी और हानिकारक चीजों को अंदर आने से रोके। बिल्कुल। दूसरा तरीका है अपनी प्रगति को मापने का एक निजी सिस्टम बनाना। निजी सिस्टम मतलब? बाहरी दुनिया के पैमानों जैसे पैसा, पद या लाइक्स को भूल जाइए, अपना खुद का स्कोरबोर्ड बनाइए। हर हफ्ते के अंत में ये लिखिए, मैंने इस हफ्ते क्या नया सीखा, या मैं पिछले हफ्ते के मुकाबले आज कहाँ बेहतर हूँ। अच्छा। क्या मैंने आज वो काम किया जो मैंने करने का वादा किया था। ठीक वही। ये आपके फोकस को बाहरी दुनिया से खींचकर पूरी तरह से अंदर ले आता है। ये वाला तरीका तो बहुत कारगर लगता है। ये तो खेल के नियमों को बदल देता है। हाँ। अब आप एक ऐसी दौड़ में हैं जिसे सिर्फ आप ही जीत सकते हैं, क्योंकि आपका मुकाबला सिर्फ कल के आपसे है। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है प्रक्रिया को पुरस्कार बनाना। प्रक्रिया को पुरस्कार बनाना? हाँ, नतीजे के बारे में सोचना बंद करके
काम करने के आनंद पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आप एक लेखक हैं तो बेस्ट सेलर लिस्ट के बारे में भूल जाइए और लिखने के उस 1 घंटे के आनंद पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अच्छा। अगर आप एक एथलीट हैं तो मेडल को भूलकर ट्रेनिंग के उस हर पल को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्या है ना, महान उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग बाहरी दुनिया के शोर के प्रति लगभग बहरे हो जाते हैं। वे अपने काम में, अपनी कला में इतने डूबे होते हैं कि उनके पास तुलना करने का समय ही नहीं होता। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद कई सुनने वालों के मन में भी होगा। पूछिए। क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर हम बाहरी दुनिया से इस तरह कट जाएं, तो क्या हम जरूरी फीडबैक और दूसरों से सीखने का मौका नहीं गंवा देंगे? कहीं ये आत्म केंद्रित रवैया हमें अहंकारी और अकेला न बना दे? ये एक शानदार और बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ हमें 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। कौन से 2 शब्द? अलगाव मतलब आइसोलेशन और संरक्षण मतलब इंसुलेशन। अच्छा, आइसोलेशन और इंसुलेशन। हाँ, किताब अलगाव की बात नहीं कर रही, वो संरक्षण की बात कर रही है। अलगाव का मतलब है खुद को सबसे काट लेना। संरक्षण का मतलब है अपने फोकस को बाहरी शोर और विकर्षणों से बचाना। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से सलाह न लें? नहीं, बल्कि ये है कि हर किसी की राय से प्रभावित ना हो। बिल्कुल सही। आपको फीडबैक लेना है, लेकिन उन लोगों से जो आपके क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं या जो आपकी भलाई चाहते हैं, ना कि सोशल मीडिया की भीड़ से। और जहां तक स्वार्थ की बात है, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। विरोधाभास? हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने पर काम करता है तो वो अंततः समाज के लिए ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। अच्छा, ये कैसे? सोचिए, एक विचलित सर्जन से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, लेकिन एक पूरी तरह से केंद्रित सर्जन जानें बचाता है। सही बात है। एक केंद्रित वैज्ञानिक नई खोज करता है। तो खुद पर ध्यान केंद्रित करना स्वार्थ नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है ताकि आप दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। वाह, ये विरोधाभास तो कमाल का है। दुनिया से ध्यान हटाकर आप दुनिया के लिए और अधिक मूल्यवान बन जाते हैं। ये बात तो मुझे पूरी तरह समझ आ गई। लेकिन अब मैं किताब के शीर्षक के उस हिस्से पर अटक गया हूं जो थोड़ा उलझाता है। ये कहता है, जब तक आप जीत नहीं जाते। जी। अगर हम किसी से मुकाबला ही नहीं कर रहे तो फिर ये जीत किससे और कैसी होगी? ये शब्द थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, और ये जानबूझकर विरोधाभासी रखा गया है ताकि हम जीत की अपनी परिभाषा पर सवाल उठाएं। सारांश के अनुसार यहाँ जीत का मतलब किसी को हराना या कोई ट्रॉफी हासिल करना नहीं है। ये एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। एक आंतरिक अवस्था? जी, ये वो मुकाम है जब आपका काम, आपका कौशल और आपकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो खुद आपके लिए बोलने लगती है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए कोई शेफ है जो 20 साल तक चुपचाप अपनी रसोई में नए नए व्यंजन बनाने का अभ्यास करती है। ठीक है। वो किसी कुकिंग शो में नहीं जाती, किसी मैगजीन में छपने की कोशिश नहीं करती। उसका एकमात्र ध्यान अपने खाने के स्वाद को बेहतर बनाने पर है। और फिर एक दिन आता है जब उसके बनाए गए व्यंजन की चर्चा खुद ब खुद फैलने लगती है। बड़े बड़े फूड क्रिटिक्स उसके बारे में लिखते हैं, लोग दूर दूर से उसके रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। ये है जीत। अच्छा। उसे लोगों को बताना नहीं पड़ा कि वो अच्छी है, उसके काम ने ये साबित कर दिया। अच्छा, तो जीत एक फिनिश लाइन नहीं है जिसे आप पार करते हैं? नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाने जैसा है जो अवसरों और सम्मान को आपकी ओर खींचता है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो पल है जब आपकी तैयारी अवसर से मिलती है और परिणाम इतने स्पष्ट होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बस, जीत एक ऐसी अवस्था है जहां आपको मान्यता के पीछे भागना नहीं पड़ता, मान्यता आपके पीछे आती है। ये एक मंजिल से ज्यादा एक अवस्था है। सारांश का सार यही है कि जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक ऐसा ठोस आधार बनाते हैं जिसे बाहरी दुनिया की राय हिला नहीं सकती। आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि उस पर कोई भी सफलता की इमारत खड़ी की जा सकती है। मुझे ये विचार बहुत पसंद आया कि जीत एक अवस्था है। इसका मतलब है कि स्थायी हो सकती है अगर आप उस प्रक्रिया को जारी रखें। बिल्कुल। ये किसी एक प्रतियोगिता को जीतने जैसा नहीं है, बल्कि अपने खेल में महारत हासिल करने जैसा है। और महारत तो एक सतत यात्रा है। हाँ, ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब तक आप जीत नहीं जाते का मतलब शायद यही है कि आप इस प्रक्रिया को तब तक पूरी लगन से जारी रखें जब तक आपकी मेहनत के फल स्पष्ट रूप से दिखाई ना देने लगें।
जब तक आपका आत्मविश्वास बाहरी सत्यापन पर निर्भर ना हो और जब तक आप ये ना जान लें कि आपने अपने क्षेत्र में एक ठोस जगह बना ली है, उसके बाद भी प्रक्रिया जारी रहती है, लेकिन तब आप एक अलग, ज्यादा ऊंचे स्तर पर खेल रहे होते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वे पारंपरिक सलाह से कहीं ज्यादा गहरी हैं। जी। पहली, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। इसलिए नहीं कि ये आपको बुरा महसूस कराता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक भ्रम से लड़ रहे हैं, किसी की एडिट की हुई जिंदगी से, न कि उसकी असलियत से। सही कहा। ये अपनी गाड़ी को किसी और के नक्शे पर चलाने जैसा है, जो आपको आपकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगी। दूसरी बात, खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवहारिक सिस्टम बनाएं। अपनी सूचना को फिल्टर करें, सफलता के अपने निजी पैमाने तय करें और प्रक्रिया का आनंद लें। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक रोज का अभ्यास है। और ये सबसे सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इस पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। इसका नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथ में। और तीसरी और आखिरी बात, जीत को एक पुरस्कार की तरह देखना बंद करें। ये एक अवस्था है, एक मुकाम है, जहां आपका हुनर और आपका काम इतनी बुलंदी पर पहुंच जाता है कि वो खुद आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। बिल्कुल। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। अगर हम आज से ही दूसरों के पैमाने पर अपनी प्रगति को मापना बंद कर दें, तो हम अपने लिए कौन सा ऐसा एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करेंगे जिसे हम अभी सिर्फ दूसरों की राय के डर से या तुलना के डर से शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो कौन सी चीज है जिसे कोई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डर है कि लोग क्या कहेंगे या आप दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े होंगे।